दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन दोनों की बात की थी। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने कैपिटल गेन्स को यहाँ पर कंप्यूट करते हैं। मतलब जो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, इनको हम लोग किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, इसकी बात की गई है सेक्शन 48 के अंडर में। और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, इनकी इंडेक्सिंग यहाँ पर किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो इसकी बात भी हम लोग करेंगे। मतलब दो टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक तो होगा हम लोगों का कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडेक्सिंग यहाँ पर किस तरीके से की जाती है। मतलब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आप कंप्यूट कर रहे होते हो तो वहां पर आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना होता है, तो उसमें इंडेक्सिंग आप किस तरीके से करोगे, तो इसकी बात भी हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सारे वीडियोस यहाँ पर सीक्वेंस में अपलोडेड हैं, तो अगर आप पिछले वीडियो जाकर के देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप यहाँ पर इस टॉपिक को समझ पाएंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस में यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको ये वाला जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। मतलब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको होते हैं, उनको आप किस तरीके से यहाँ पर कंप्यूट करते हो। तो देखिए, प्रोसेस सबका सेम होता है। जो प्रोसेस होता है वो सबका लगभग सेम है। जैसे हम लोग लेते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, या फिर अगर ट्रांसफर आपने किया तो वो आप लेते हो। ये मैं पहले भी आपको कई बार बताते हुए आ रहा हूँ। इसके बाद आप लेते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लेते हो। ठीक है, इनको आप इसमें से लेस कर देते हो। यहाँ पर ये दोनों लेस हो जाते हैं। इसको लेस करने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, हमको यहाँ पर मिल जाता है अपना कैपिटल गेन। अब वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर यहीं पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में कुछ अलग नहीं होता। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, साथ में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हैं। तो अब इंडेक्सिंग क्या होती है उसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर आप पहले ये देखें कि शॉर्ट टर्म आप कैसे निकालोगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, जितना पैसा आपने रिसीव किया एज कंसिडरेशन, माइनस आप क्या कर दोगे, अगर आपने कोई वहां पर उसको बेचने के लिए कोई खर्चा किया है, ठीक है, कोई भी ब्रोकरेज आपने पे किया, कोई कमीशन आपने पे किया, जो होली और एक्सक्लूसिवली आपने उसको बेचने के लिए खर्चा किया है, उसको आप यहाँ पर लेस करोगे। और ये लेस करके आपको पता है क्या मिलता है, आपको यहाँ पर मिलती है नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन जब आपको मिल जाती है तो इस नेट कंसिडरेशन से आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पर जब जैसे ही हटाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको मिल जाता है। एक चीज़ का यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो एसटीटी होता है, मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, जब आप शेयर सेल करते हो कभी भी तो वहाँ पर आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो जब भी आपको अगर एसटीटी आपने पे किया है तो एसटीटी आप यहाँ पर डिडक्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसटीटी पेड शेल नॉट बी डिडक्टेबल। मतलब देखिए सेलिंग पे लग रहा है, जब आप शेयर्स को सेल करते हो तब आपको एसटीटी पे करना पड़ता है। तो एसटीटी आप यहाँ पर डिडक्ट नहीं करोगे, क्योंकि एक तरीके का टैक्स है, ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, तो आप इसको सेलिंग एक्सपेंसेस में लेस करने की गलती मत कर दीजिएगा। अब इसी पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोले, मिस्टर एक्स सोल्ड अ हाउस ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर ₹20 lakh which he purchased on 1 October 2019 for ₹12,50,000 and spent ₹50,000 on its improvement in the month of January 2020. Compute the capital gain. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन्होंने परचेज किया, ये जो घर है वो सेल किया है 1 जुलाई 2021 को। तो 1/7/2021 को उन्होंने क्या किया, सेल कर दिया। कितने रुपए में, 20 लाख रुपए में। परचेज कब किया था, परचेज उन्होंने किया था 1 अक्टूबर 2019 को। तो देखिए 1 अक्टूबर 2019 को इन्होंने परचेज किया, कितने रुपए में, 12.5 लाख रुपए में। और 50,000 रुपए इन्होंने जनवरी 20 में यहाँ पर इसको इम्प्रूव कराने के लिए वो किए, एक्सपेंड किए। अब देखिए यहाँ पर आप ये कैसे पता करोगे कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। तो अगर आपने इस कैपिटल गेन्स चैप्टर का पहला वीडियो देखा है, ठीक है, पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो वहां पर आपको क्लासिफिकेशन पता चल जाएगा कि कब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, कब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। क्योंकि वहां पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से एसेट आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं, कौन से आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं। और जब आप किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करते हो तभी आपको क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसी तरीके से जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करते हो तो आपको वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो वहां पर अगर आप वाला वीडियो देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से कितने महीने का टाइम ड्यूरेशन वहां पर होना चाहिए
आपके असेट को क्वालिफाई करने के लिए शॉर्ट टर्म में, ठीक है, मतलब कितने टाइम तक आपको उस असेट को होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो आपका क्या हो जाए, शॉर्ट टर्म हो जाए। तो ये आपको वहाँ पर क्लासिफिकेशन इसका पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जो बिल्डिंग प्लांट वो होता है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, जो लैंड एंड बिल्डिंग होता है इस क्वेश्चन के लिए जो ज़रूरी है वो बस आपको बता दे रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ये होता है कि 24 मंथ्स, ठीक है, 24 मंथ्स तक अगर आपने उसको होल्ड किया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब 24 महीने या इससे कम अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो वो आपका क्या है, शॉर्ट टर्म है। अगर 24 महीने इसके क्रॉस हो जाते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर चेक करिए आप, यहाँ पर बोल रहे हैं इन्होंने खरीदा कब है, 1 अक्टूबर 2019 को, तो 1 अक्टूबर 2019 को इन्होंने परचेज किया। अब आपको जो टाइम ड्यूरेशन निकालना होता है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर करके निकालिए। देखिए 1 अक्टूबर 2019 से लेकर के आप लीजिए 31 मार्च 2020, मतलब 19 से 20 का फाइनेंशियल ईयर, इसको आप कंप्लीट करिए। अब यहाँ पर देखिए कितने महीने हो रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 से लेकर के कब तक जाएगा, 1 अप्रैल 2020 सॉरी, ठीक है, 31 मार्च 2021, ये हो गया आपका 12 महीने पूरे के पूरे। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से लेकर के सेल कब किया है, 1 जुलाई 2021 को, तो आपका यहाँ पर 1 जुलाई 2021 तक देखिए कितना टाइम होगा, ये हो गया अप्रैल, मई, जून। अब जुलाई नहीं होगा क्योंकि 1 जुलाई को ही सेल कर दिया है, तो हमने जुलाई का महीना तो पार ही नहीं किया, तो अप्रैल, मई, जून यानी कि 3 महीने यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो 6 + 12 + 3, तो ये आपका निकल के कितना आएगा, ये हो गया 18, 19, 20, 21, तो 21 मंथ तक आपने उस असेट को होल्ड किया है। यानी कि 24 महीने से कम अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो, मतलब 24 महीने से कम अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो फिर वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन इसको अगर आप क्रॉस कर देते हो, ठीक है, इसको एक्सीड कर देते हो, मतलब 25 महीने यहाँ पे हो गए, तो ये क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का केस होता है, ठीक है। अदर असेट में, नॉर्मल केसेस में आप अगर देखोगे तो वहाँ पर 36 मंथ तक आपको इसका टाइम ड्यूरेशन मिलता है, मतलब 36 मंथ के आगे अगर आप एक्सीड करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म, उसके पहले वो शॉर्ट टर्म। तो ये आप क्लासिफिकेशन वहाँ फर्स्ट वाले वीडियो में देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद हमको ये तो पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे होने वाला है, निकालेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, आप इसको फुल लिख दीजिएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 20 लाख रुपए, ये हो गया 20 लाख रुपए। इसमें से अब कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है हम लोगों के, मतलब इसको बेचने के लिए कोई खर्चा किया है, नहीं किया है, तो यानी कि यही हम लोगों की क्या हो जाएगी, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है यही हमारी क्या निकल करके आ जाएगी, नेट कंसिडरेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे, इसमें से हम लोग लेस करेंगे अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखिए कितना है, कितने में आपने उसको एक्वायर किया था, 12,50,000 रुपये में, तो 12,50,000 ये हो गया, और साथ में 50,000 रुपये आपने उसके इम्प्रूवमेंट पे भी फूके, कब, जनवरी 2020 को, तो ये भी आपका इसी टाइम ड्यूरेशन में आ जाएगा, तो ये 50,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है आपका 12.5 लाख और प्लस 50,000, तो ये निकल के आएगा 13 लाख रुपये, ठीक है। तो 20 लाख माइनस 13 लाख यानी कि 7 लाख रुपये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5, 1 2 3 4 5, 7 लाख, तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। 7 लाख रुपए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब इसमें से अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पशन आपको मिली तो उस एग्जाम्पशन को आप लेस कर दो, तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी इनकम पे आपको यहाँ पर टैक्स देना है। तो ये हम लोगों ने निकालना सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर कंप्यूट करते हैं। अलग अलग असेट में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो देखिए जब कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की हम लोग बात करेंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने क्या लिया था, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ये कर दिया हमने तो हमको मिल गया क्या, नेट कंसिडरेशन। अब नेट कंसिडरेशन से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये हम लोग जैसे ही हटाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, LTCG यहाँ पर मिल जाएगा। डिफरेंस बस ये है कि शॉर्ट टर्म में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है, लॉन्ग टर्म में आपका इंडेक्स वर्ड इसके आगे जुड़ जाता है। इंडेक्स का मतलब देखिए क्या होता है, सपोज आपने 2003 में कोई एसेट खरीदा था 10 लाख रुपए का, ठीक,
ऐसे ले लेते हैं यार इसको, 10 लाख, ठीक है। 2003 में आपने 10 लाख का खरीदा, 2021 में आप इसको बेच रहे हो यहाँ पर 25 लाख रुपए का, ठीक है। आपने 2003 में 10 लाख का खरीदा, 2021 में आप 25 लाख रुपए का बेच रहे हो। अब अगर आप नॉर्मल तरीके से जाओगे कि आपने सेल किया 25 लाख रुपए का, खरीदा था आपने 10 लाख रुपए का, तो आपका कैपिटल गेन कितना निकलेगा? आपने एक्वायर किया 10 लाख और बेचा आपने 25 लाख, यानी कि आपका जो कैपिटल गेन निकलेगा वो हो जाएगा आपका 15 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 15 लाख रुपए। तो ये तो नॉर्मल केस हो गया। लेकिन इंडेक्सिंग जो होती है ना, वो एक तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होती है। इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि जो असेट आपने पहले खरीदा था 2003 में, उस असेट को अगर आप यहीं 2021 में जब आप उस असेट को बेच रहे हो, अगर इसी टाइम पे आप उस असेट को खरीदते तो उसकी वैल्यू कितनी होती? क्योंकि इन्फ्लेशन आप देखते हो, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। ज़मीन अगर है तो ज़मीन का दाम बढ़ता रहेगा, अगर घर है तो घर का दाम बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस इंडेक्सिंग करने का मतलब ये होता है कि जो असेट आपने पहले एक साल में खरीदा था, उस साल से लेकर के अब जब आप उसको बेच रहे हो, उस साल में उसकी कॉस्ट यहाँ पर क्या है, तो यही होती है इंडेक्सिंग। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हम लोगों ने 2003 में खरीदा था, उस असेट को अगर हम 2021 में ही परचेज करते तो ये हम लोगों को कितने का पड़ता। तो सपोज ये असेट आपको यहाँ पर कितने का पड़ता, ये हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 17 लाख रुपए का आपको ये असेट पड़ता अगर आप 2021 में खरीदते इसको, ठीक है। ये इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एक तरीके से आप कह लो, तो ये आपको 17 लाख रुपए का पड़ता। अभी जो 17 लाख रुपए, अब अगर आप इसमें से माइनस करोगे, मतलब 25 लाख आपको रिसीव हुआ और 17 लाख रुपए का ये एसेट आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर निकल के आई। तो इसका मतलब अब आपका कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 25 लाख माइनस 17 लाख, यानी कि कितना? 8 लाख रुपए। देखें, यहाँ पर कैपिटल गेन था 15 लाख और यहाँ पर कैपिटल गेन हो गया आपका 8 लाख रुपए। तो इसका मतलब कम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि इंडेक्सिंग जो आप करते हो ये आपके लिए, खुद के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होती है। सेम यहाँ पर भी यही होगा। जो सेलिंग एक्सपेंसेस आपने लिए हुए हैं, उन सेलिंग एक्सपेंसेस में एसटीटी आपका डिडक्टेबल नहीं होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आपने पे किया तो वो आपका डिडक्टेबल यहाँ पर नहीं होगा। एक चीज़ का बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडेक्सिंग हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम लोग निकाल रहे हैं, ये कुछ केसेस में अवेलेबल नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे असेट होते हैं जहां पर आपने उसको जितने में लिया था उतना ही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, वहां पर आप इंडेक्सिंग नहीं करते हो। तो ऐसे असेट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडेक्सिंग शेल नॉट बी अलाउड इन द केस ऑफ, कौन कौन से असेट में आपको इंडेक्सिंग करने को नहीं मिलेगा? बॉन्ड्स, ठीक है, डिबेंचर्स, एक्सेप्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो मतलब बॉन्ड्स अगर आपके पास में या फिर डिबेंचर है तो इसके केसेस में आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, तो इनके केसेस में हम लोगों को इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं होती। एक तरीके से ये जितने भी असेट हैं ये आपके कौन से हैं? फाइनेंशियल असेट कहलाते हैं। जितने भी फाइनेंशियल असेट्स आपके पास में होंगे, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी, उन इन्वेस्टमेंट के केस में आपको इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं होती। मतलब जितना भी आपने उसको अक्वायर करने में लगाया है वही आपको वहां पर डिडक्ट करने के लिए मिलेगा, कोई भी इंडेक्सिंग आप उसकी नहीं कर सकते हो। अब देखिए, इसके बाद ये बात आती है कि जो हम लोग इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं वो इंडेक्सिंग हम लोग करते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो उसकी बात भी अब हम लोग कर लेते हैं। तो इंडेक्सिंग जब हम लोग करते हैं तो इंडेक्सिंग अलग अलग होती है, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इन दोनों की इंडेक्सिंग अलग अलग होगी। पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो इसकी इंडेक्सिंग आप कैसे करेंगे? देखिए, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल्स टू जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी है, मतलब जितने में आपने उसको एक्वायर किया। जैसे हम लोगों ने लिया था ना एग्जांपल 2003 का, तो 2003 में आपने उसको कितने रुपए में एक्वायर किया था। जैसे हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें था 10 लाख रुपए, तो ये 10 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द असेट इज सोल्ड। अब ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है, इसके लिए थोड़ी देर वेट करिए, अभी हम लोग आगे इसको भी डिस्कस करने वाले। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द असेट इज सोल्ड, जिस साल में आपने उस असेट को सेल किया है उस साल का CII यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और इसको पूरे के पूरे को आप डिवाइड कर देते हो किससे? ये देखिए, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द असेट वाज हेल्ड, जब आपने उसको एक्वायर किया था, और या फिर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज लेटर। तो मतलब अगर आपने मान लीजिए असेट को एक्वायर किया था, यहां पर एक डेट हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपने एक्वायर किया था 1988 में, ठीक है। तो 1988 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था ये, या फिर 1 अप्रैल 2001 का, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 का, यानी कि 2001
2001 से लेकर के 2 का, इस फाइनेंशियल ईयर का जो हम लोगों के पास में CII था, ये इन दोनों में से जो भी बाद में होगा, मतलब 1988 का और ये 2001 से 2 का, इनमें से जो भी बाद का होगा उससे ही हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपने मान लीजिए 1988 को लिया है वो असेट, तो मतलब प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 है, तो प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 के केस में आप हमेशा 2001 से 2 का ले लेते हो, मतलब 1 अप्रैल 2001 का जो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर डाल देते हो, वो होता है आपका 100, क्योंकि बेस ईयर हम लोगों का 2001 से 2 था, तो वो होता है हम लोगों का 100। इन केस मान लीजिए कि आपने असेट को एक्वायर किया था यहाँ पर 2003 में, जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल में बात करी, तो अगर आपने 2003 में इसको एक्वायर किया है तो 2003 का जो CII था ये, या फिर जो 1 अप्रैल 2001 का होगा ये। अब इन दोनों में से लेटर कौन सा है, मतलब बाद में कौन सा आ रहा है, तो 2003 का आ रहा है, तो यानी कि इस बार हम लोग डिवाइड इसको किससे करेंगे, 2003 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अब कौन सा साल का CII कितना होता है वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गई बात हम लोगों की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला उसके लिए भी होता है, इंप्रूवमेंट के लिए भी यही सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट खर्च हुआ है वो मल्टीप्लाई को कर दोगे किससे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द असेट वाज सोल्ड। जिस भी साल में आप उसको सेल कर रहे हो, उस असेट को जिस भी साल में आप सेल कर रहे हो उसके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। साथ में डिवाइड किससे करोगे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द इंप्रूवमेंट ऑफ द असेट टुक प्लेस। जिस भी साल में आपने उसका इंप्रूवमेंट करवाया है उस साल की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो भी होगी उससे आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दोगे। एक चीज़ का बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंप्रूवमेंट प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 इज नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट करवाया है 1 अप्रैल 2001 से पहले तो आपको उसका डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो अगर आपको डिडक्शन नहीं मिलता है तो आप उसकी इंडेक्सिंग करके क्या करोगे, तो जब आपको डिडक्शन ही नहीं मिला तो हम लोग उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस करी, एक तो देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर जिस साल में हम उसको बेच रहे हैं। ठीक है, अगर हमने उसको 2021 में यहाँ पर सेल किया है तो जो 2021 का CII होगा यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे। अगर आपने वो असेट 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर एक्वायर किया है तो आप CII किसका लोगे, 1 अप्रैल 2001 का लोगे। अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर आपने उसको एक्वायर किया है तो जिस भी साल में आपने उसको एक्वायर किया, मान लीजिए आपने 2003 में एक्वायर किया था, ठीक है, तो जो 2003 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा वो आप यहाँ पर लोगे। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगी है वो मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द असेट वाज सोल्ड। जिस साल में हम उसको सेल कर रहे हैं उस साल के CII से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड हम लोग इसको किससे करेंगे, जिस साल में हम लोगों ने क्या किया था, इंप्रूवमेंट को करवाया था उस असेट में, उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर प्रायर और पोस्ट की बात ही नहीं आती, मतलब प्रायर टू 1 अप्रैल 2001, क्योंकि अगर आपने इंप्रूवमेंट यहाँ पर करवाया है 1 अप्रैल 2001 के पहले तो वो आपको डिडक्टेबल ही नहीं होता आपके लिए। तो जब डिडक्शन नहीं होती तो हम लोग उसकी इंडेक्सिंग भी यहाँ पर नहीं करते। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब देखिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो आपका 2001 से लेकर के 2002 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ था, मतलब ये आपका 2001 से 2 का प्रीवियस ईयर हो गया और 2 से 3 का असेसमेंट ईयर हो गया। और इसका जो CII होता है वो 100 होता है, मतलब ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से बेस ईयर है। तो अगर आप कभी भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तो कई बार उसमें भी पूछ लेते हैं कि जब कैपिटल गेन हम लोग निकालते हैं तो कैपिटल गेन में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का ये जो बेस ईयर होता है ये कौन सा ईयर होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 2001 से लेकर के 2 का जो बेस ईयर होता है वही हमारा बेस ईयर होता है। इसके बाद 2021 से लेकर के 22 का जो हम लोगों का करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है यहाँ पर, यानी कि 22 से 23 का जो असेसमेंट ईयर हम लोगों का है ये हम लोगों का 317। अभी देखिए लगातार बढ़ता गया है, ये एक तरीके से डिनोट करता है इन्फ्लेशन को। जैसे साल दर साल आप देख रहे हो कि महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से आपका जो CII होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन है ना यहाँ पे, तो ये इन्फ्लेशन को एक तरीके से दर्शाता है यहाँ पे। तो जितना भी ये धीरे धीरे करके वैल्यू बढ़ती जा रही है वो होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 1 जून 2003 में यहाँ पर कोई एसेट खरीदा था, जो हम लोगों ने एग्जांपल में लिया था 10 लाख रुपए, चलिए यही ले लेते हैं। ठीक है, 1 जून 2003 में हम लोगों ने 10 लाख रुपए का लिया था। अगर हम लोगों ने उसको बेचा है मान लीजिए कि 1 फेब 2022, ठीक है 1 फेब 2022 को हमने उसको बेच दिया यहाँ पर 25 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा,
यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्सिंग आप कैसे निकालोगे, अगर आपको मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सिंग करनी, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने उसको खरीदा था, यानी कि 10 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिएगा 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द असेट वॉज सोल्ड, जिस साल में आप उसको सेल कर रहे हो, आपने उसको किस साल में सेल किया है, 1 Feb 2022 को किया है, इसका मतलब ये कौन से प्रीवियस ईयर में लाई करेगा, 2021 से लेकर के 22 का असेसमेंट ईयर मत देखेगा, प्रीवियस ईयर देखेगा कि कौन से प्रीवियस ईयर में आपने उसको सेल किया है। तो आपने इसको सेल कब किया है, 2021 से लेकर के 22 के प्रीवियस ईयर में, यानी कि उसकी CII कितनी है, ये देखिए 317। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 317 से। उसके बाद डिवाइड हम इसको किससे करने वाले हैं, जिस साल में हमने उसको खरीदा था उस साल का जो CII था उससे। तो आपने इसको खरीदा था 1 जून 2003 को, यानी कि ये आपका कौन सा प्रीवियस ईयर था, 3 से लेकर के 4 का। तो 3 से लेकर के 4 का अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए 3 से लेकर के 4 का, 2003 से लेकर के 4 का जो प्रीवियस ईयर था उसमें, एक मिनट कलर में चेंज कर लूँ तब आपको यहाँ पर दिखेगा ये रहा आपका 2003 से 4 का, और ये हम लोगों ने 21 और 22 का लिया था, ठीक है। 2003 से 4 का जो आपका CII है वो है 109 रुपये, तो आप इसको डिवाइड किससे करोगे, 109 से, मतलब 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 317 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 109। तो ये आप जब करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में खरीदते, मतलब ये जो एक आपका 21 से 22 का ये प्रीवियस ईयर चल रहा था, अगर आप इस असेट को तब खरीदते तो आपको ये कितने में पड़ता, तो ये हम लोगों की निकल के आएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपको और डिटेल में यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या बोले, मिस्टर एक्स सोल्ड अ हाउस ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर ₹20 लाख विच ही हैज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2003 फॉर ₹5,45,000 कंप्यूट द कैपिटल गेन्स। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने 1 जुलाई 2021 को इस असेट को बेचा है 20 लाख रुपए का, और इन्होंने परचेज कब किया था, 1 अक्टूबर 2003 को। तो जब 2003 को इन्होंने परचेज किया और 2021 को अगर सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि 24 महीने को तो क्रॉस कर ही गया होगा, ठीक है, 24 मंथ्स को तो एक्सीड कर गया, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को। तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का केस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लेंगे नेट कंसिडरेशन, ठीक है। देखिए कोई भी यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग ये जो 20 लाख रुपए इसी को यहाँ पर नेट कंसिडरेशन मान लेंगे। तो नेट कंसिडरेशन आपकी हो जाएगी यहाँ पर 20 लाख रुपीज़। अब देखिए इन्होंने खरीदा कितने में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे हम लोग लेस करते हैं, तो लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालोगे, आपने उसको कितने में खरीदा था, 5,45,000, तो ये आ जाएगा 5,45,000। अब आपको मल्टीप्लाई इससे को किससे करना है, जिस साल में आपने उस असेट को सेल किया, जिस साल में आप उस असेट को सेल कर रहे हो उस साल का CII देखिए, आपने इसको सेल किया है 1 जुलाई 2021 को, यानी कि कौन सा प्रीवियस ईयर था, 2021 से लेकर के 22 का। तो 2021 से लेकर के 22 का देखिए क्या दिया हुआ है आपको, CII 317। अब नॉर्मली क्वेश्चन जब आप करते हो तो एग्जाम में आपको ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू दे देते हैं वो ऑलरेडी, तो आपको याद करने की ऐसा नहीं कि आप बैठ करके उसको रट रहे हो, रटने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम में आपको मिल जाता है। तो 2021 से लेकर के 22 का ये प्रीवियस ईयर चल रहा था जिसमें हमने उसको सेल किया है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 317 से। डिवाइड इसको किससे करेंगे, जिस साल में हमने उस असेट को खरीदा था, जिस साल में हमने असेट को खरीदा था मतलब क्या है, 1 अक्टूबर 2003। तो ये कौन से प्रीवियस ईयर में लाई कर रहा है, 1 अक्टूबर आपका आएगा 2003 से लेकर के 4 का जो प्रीवियस ईयर था उसमें। तो यानी कि 3 से लेकर के 4 का प्रीवियस ईयर में देखिए कितनी वैल्यू दी है, 109 रुपये। तो आप इसको डिवाइड करोगे 109 से, मतलब 5,45,000 मल्टीप्लाइड बाई 317 डिवाइडेड बाई 109 रुपये। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 15,85,000, ठीक है, मतलब 5,45,000 मल्टीप्लाइड बाई 317 डिवाइडेड बाई 109, तो ये निकल के आएगा 15,85,000। अब 20 लाख माइनस 15,85,000, ये जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो अपना कैपिटल गेन मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 4,15,000 रुपये। देखिए फायदा आपको हुआ कि नहीं हुआ, आपने इसको खरीदा था 5,45,000 में, लेकिन अगर इसी असेट को आप 2021 और 22 में अगर आप खरीदते तो ये आपको पड़ता कितने का, 15,85,000 का। मतलब इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 15,85,000 रुपये है इस साल में, और आपने बेचा भी इसको इसी साल में 20 लाख रुपए में। इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 4,15,000 रुपये का। तो ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,15,000 रुपये।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स सोल्ड अ हाउस ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर ₹20 लाख which he has purchased on 1st October 2003 for ₹5,45,000 and spent 50,000 on its improvement in the month of January 2013. कंप्यूट द कैपिटल गेन्स। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, उसमें बस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम लोगों ने ऐड कर दी। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये हो जाएगा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन आपकी निकलेगी 20 लाख, ये हो गई नेट कंसिडरेशन। इसमें से हम लोग लेस क्या करने वाले हैं, लेस हम लोग इसमें करेंगे कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये हम लोगों ने भी पहले निकाल के रखा हुआ था, वो जो अभी पिछले क्वेश्चन में ये देखिए 15,85,000, सेम वही चीज़ है, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 15,85,000, ठीक है, 15,85,000। इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आप कैसे निकालते हो, जितना आपने खर्चा किया यानी कि 50,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाय जिस साल में आप उसको उस असेट को सेल कर रहे हो। आपने कब सेल किया है, 1 जुलाई 2021 को, यानी कि 21 से 22 का था, ठीक है। तो हम लोगों का जो 317 मतलब जो आपने ऊपर लिया था वही चीज़ आप उसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपका हो जाएगा 317 से मल्टीप्लाई, और डिवाइड इसको हम लोग किससे करेंगे, 109 से मत कर दीजिएगा, ठीक है। 109 से आप इसलिए नहीं करेंगे कि 109 आपका किसका था, 2003 से 4 का था जब आपने उसको एक्वायर किया है। लेकिन आप इंप्रूवमेंट कब करवा रहे हो, इंप्रूवमेंट आप करवा रहे हो जनवरी 2013 में, यानी कि ये आपका कौन सा प्रीवियस ईयर है, जनवरी 2013 आपका कौन सा प्रीवियस ईयर चलता है, 12 से 13 सॉरी, ठीक है, 12 से 13 का, मतलब 2012 से लेकर के 13 का जो प्रीवियस ईयर होगा उसमें हमने उसको सेल किया है, मतलब ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम लोगों की लगी है। तो हम लोग इसका CII लेंगे, ना कि जब हमने उसको एक्वायर किया था। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2012 से लेकर के 13 का जो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है वो 200 रुपये दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 200 रुपये। इसलिए मैंने कहा कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप उसको एक्वायर कर रहे हो तो एक्वायर करने के टाइम पे आप डिवाइड उससे करोगे जिस ईयर में आपने उसको एक्वायर किया था, लेकिन इंप्रूवमेंट जिस ईयर में करवा रहे हो उस ईयर का ही यहाँ पर वो आएगा CII। तो ये हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जो मतलब 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 317 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल करके आएगी 79,250, ठीक है, 79,250। और ये दोनों ऐड अगर आप करोगे 15,85,000 और 79,250, तो ये आपकी हो जाएगी 16,64,250 रुपये, मतलब 16,64,250 आपकी यहाँ पर हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये मिला करके। तो अब 20 लाख रुपए में से अगर आप 16,64,250 हटाओगे तो आपको यहाँ पर कैपिटल गेन कितना मिलेगा, 3,35,750। इसको आप एक बार खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3,35,750 यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स सोल्ड अ हाउस ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर ₹20 लाख which he has purchased on 1 October 1998 for ₹5 लाख। कंप्यूट द कैपिटल गेन, ठीक है, कंप्यूट द कैपिटल गेन। अब कंप्यूट करने के लिए बोले कैपिटल गेन। अगर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला वीडियो याद हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी असेट को आप 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर आप उसको एक्वायर करते हो तो वहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी हो जाती है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। अगर आपने किसी भी असेट को 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर एक्वायर किया है, खरीदा है या पर उसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस असेट की ऑन 1 अप्रैल 2001 वही हम लोगों की क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर हो जाएगी। उसमें यह भी बोला गया था उस पॉइंट में कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी है वो या तो कॉस्ट होगी जो ये 5 लाख रुपए या फिर फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि एसएससी किसको चूज करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 लाख रुपए ये है और 6 लाख रुपए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, तो कौन सा बेनिफिशियल रहेगा? अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा होती है तभी तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर जो फेयर मार्केट वैल्यू है 1 अप्रैल 2001 को, यही हम लोगों की क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब कहने का यह है कि हम लोग ये मानेंगे कि हमने उसको 5 लाख का ना खरीद के हमने उसको 6 लाख रुपए का यहाँ पर खरीदा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2001 को 6 लाख रुपए का यहाँ पर खरीद लिया गया है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, सेम वही प्रोसेस हम लोगों का होगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे नेट कंसिडरेशन यानी कि 20 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गई हम लोगों की नेट कंसिडरेशन। इसके बाद इसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करेंगे। अब इसको आप निकालोगे कैसे,
यहाँ पर 5 लाख लेने की गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अज्यूम किया है कि हम लोगों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, क्योंकि अगर आप इसके पहले खरीद रहे हो तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 6 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई जिस साल में आपने उसको सेल किया, यानी कि 1 जुलाई 2021 को अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, 317 रुपये। तो ये हो जाएगा 317। अब इसको डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, 1 अप्रैल 2001 को हमने माना है कि उसको हमने खरीदा है, ठीक है। हम लोग ये नहीं देख रहे कि हमने 1998 को खरीदा था, हम लोग ये नहीं मानेंगे कि हम लोग 1998 को उसको खरीद रहे हैं, हम लोग ये मानेंगे कि 1 अप्रैल 2001 को हमने खरीदा था, क्योंकि उसी के हम लोगों ने 1 अप्रैल की क्या लिए, फेयर मार्केट वैल्यू लिए। तो 1 अप्रैल को अगर आपका 1 अप्रैल का आ रहा है तो यानी कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 2001 से लेकर के 2 का प्रीवियस ईयर। और इसमें आपको पता है कि बेस ईयर होता है तो इसकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होती है, 100 होती है। तो यहाँ पर आप डिवाइड किससे करोगे, 100 से करोगे, मतलब 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 317 डिवाइडेड बाई 100। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 19,02,000 रुपये, ठीक है। 19,02,000 रुपये यहाँ पर हम लोगों की कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी। अब 20 लाख में से जब आप 19,02,000 को हटाओगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 98,000 का आपको क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हम लोगों का निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर आप उसको पहले एक्वायर करते हो तो क्या हो, मतलब जितने भी केसेस बन सकते थे वो यहाँ पर मैंने अलग अलग करके एक एक आपसे डिस्कस कर लिया। एक लास्ट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोले, मिस्टर एक्स सोल्ड अ हाउस ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर ₹20 लाख विच ही हैज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 1995 फॉर ₹5 लाख एंड स्पेंट ₹50,000 ऑन इट्स इंप्रूवमेंट इन द मंथ ऑफ जैन 1998, ठीक है। कंप्यूट द कैपिटल गेन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 7 लाख रुपीज़। अब एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले नेट कंसिडरेशन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट है नहीं तो सीधे सीधे यही हम लोगों की 20 लाख रुपए नेट कंसिडरेशन हो जाएगी। तो ये हो गई हम लोगों की 20 लाख रुपए। इसके बाद हम लोग इसमें से लेस करेंगे यहाँ पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या लोगे, आपने उसको खरीदा है कब, 1995 को 5 लाख रुपए का, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी 1 अप्रैल 2001 को 7 लाख रुपए। तो हम लोग किसको लेंगे, इसी 7 लाख को लेंगे, क्योंकि यही हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर आप करेंगे 7 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई जिस साल में हमने उसको सेल किया है, तो उस साल की CII क्या है 317, तो ये हो जाएगा 317 डिवाइडेड बाई आपकी 1 अप्रैल 2001 की आपने जब वैल्यू ली है तो उसी साल का तो CII लोगे आप। तो यहाँ पर डिवाइड किससे कर दोगे आप उसको, 100 से, मतलब 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 317 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, 22,19,000, ठीक है। 22,19,000 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, इम्प्रूवमेंट आपने कब कराई है, इम्प्रूवमेंट आपने कराई है जनवरी 1998 को। अगर आपको याद हो इम्प्रूवमेंट अगर आप करवा रहे हो 1 अप्रैल 2001 के पहले, अगर आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट करवाई है 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यानी कि इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर इसके बाद हम कराते तो फिर हम उसकी इंडेक्सिंग करते, लेकिन ये हम लोगों का डिडक्शन ही हमको इसको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग इस बार 20 लाख रुपए में से कितना लेस करेंगे, 22,19,000। तो 20 लाख माइनस 22,19,000 जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2,19,000 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन ये आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है, क्योंकि 20 लाख रुपए आपको सेल करके मिला था और 22,19,000 आपकी क्या निकली, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकली, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब आप माइनस करोगे तो ये आपको माइनस फिगर मिलेगा, यानी कि 2,19,000 रुपये। तो हम लोगों का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना हो गया, 2,19,000 रुपये का यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इंडेक्सिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, चाहे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो चाहे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो, इन दोनों की इंडेक्सिंग हम लोग यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो ये लॉस यहाँ पर आपका निकल करके आया 2,19,000 का, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, 2,19,000 का लॉस आ गया। अब अगर आपको याद हो तो जब भी आपको इनकम टैक्स में कोई भी लॉस होता है, किसी भी हेड के अंदर कोई लॉस होता है, तो इसको आप क्या करते हो, इसको आप
सेट ऑफ करते हो। सेट ऑफ करने का मतलब है कि इस लॉस को आप उठा करके लेके जाओगे किसी और हेड में, किसी और हेड को पकड़ोगे आप, और आप अगर उसमें इनकम हो रही है तो आप उसकी इनकम से सेट ऑफ कर दोगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर लॉस हुआ कोई भी, तो इस लॉस को आप क्या करते थे, पहले तो हाउस प्रॉपर्टी को पकड़ते थे, इससे किसी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट करते थे, उसके बाद आप किसी अदर हेड को यहाँ पर जाकर के पकड़ते थे और उसमें उसको एडजस्ट कर देते थे। तो इसी तरीके से जो भी आपको कैपिटल लॉस यहाँ पर हुआ है उसको भी आप सेट ऑफ करोगे, और अगर सेट ऑफ करने के बाद भी कुछ आपका बच जाता है तो उसको आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पर कर सकते हो। तो ये हम लोगों का होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करके यहाँ पर खत्म करते हैं। ये देखिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की जब हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको हुआ है तो इसको आप सेट ऑफ कैसे कर सकते हो, इसको आप सेट ऑफ यहाँ पर कर सकते हो एनी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब आपको मान लीजिए दो असेट आपके पास में थे, ठीक है, एक असेट ए था और एक असेट बी था, ठीक है। अब असेट ए को आप बेच करके आपको यहाँ पर लॉस हुआ और असेट बी को बेच करके आपको यहाँ पर गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो असेट बी को जो बेच करके गेन हुआ है उससे आप एडजस्ट करोगे, मतलब ये जो लॉस है आपका ए का, इसको आप एडजस्ट करोगे किससे, गेन से। अब ये जो बी है आपका, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। मतलब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको हुआ है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको हुआ है, इसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो, किसी और असेट के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इन केस मान लीजिए कि पूरा का पूरा आप एडजस्ट नहीं कर पाए, जैसे हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें 2,19,000 था और किसी और असेट से हम लोगों को जो गेन हो रहा था वो 1 ही लाख रुपए का था मान लीजिए। तो 2,19,000 हम लोगों का लॉस था और 1 लाख रुपए हम लोगों का गेन था, तो हम लोग एडजस्ट कितना कर पाएंगे, 1 ही लाख रुपए यहाँ पे कर पाएंगे। इसका मतलब 1,19,000 हम लोगों का अभी भी यहाँ पे बच जाएगा। तो ये जो 1,19,000 हम लोगों का बचा है, मतलब अनएब्जॉर्ब लॉस जो हम लोगों का बचा है, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ पर 8 असेसमेंट ईयर तक, ठीक है। 8 असेसमेंट ईयर तक हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब जब तक ये लॉस खत्म नहीं हो जाता, एब्जॉर्ब नहीं हो जाता किसी और उसमें कैपिटल गेन के अंदर में, तब तक हम इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। और मैक्सिमम हम लोग 8 असेसमेंट ईयर तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बात करें अगर हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म से कभी भी आप शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं जाओगे। मतलब जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है आपका, उसको आप शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ किससे करोगे, लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन से ही एडजस्ट करोगे। और कैरी फॉरवर्ड आप कितना कर सकते हो, 8 साल कर सकते हो। तो अगर देखें इसको तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो था वो हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म को हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो वो दोनों में सेम है, 8 असेसमेंट ईयर और 8 असेसमेंट ईयर। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस के केस में। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक सही से समझ में आया होगा। कोई भी तरीके का आपका डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।